हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो दोस्तों 2017 का पेपर है। इसमें दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, मैंने देखा टोटल दोस्तों ग्रामर से यानी व्याकरण से हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचार प्रकट करना, और मौखिक का मतलब यानी बोल का। तो यहाँ पर कौन सा रूप है, अब हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों शुद्ध वर्तनी है। दूसरा ऑप्शन सुलेख है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों श्रुतलेख है। और चौथा ऑप्शन है आशुभाषण। मैंने यहाँ पर दोस्तों बताया मौखिक का मतलब बोलना, और अभिव्यक्ति का मतलब विचार प्रकट करना, यानी बोल कर अपने विचार प्रकट करना है। तो दोस्तों हमें सीधे समझ में आ रहा है श्रुत लेख भाई यानी नकल लिखना है, यानी सुंदर लेख नहीं। सुलेख भी वही होता है दोस्तों, हम सभी ने बचपन में हिंदी में जरूर ये वर्ड शब्द सुना होगा कि सुलेख। शुद्ध वर्तनी का भी कोई मतलब नहीं है। सीधे समझ में आ रहा है दोस्तों भाषण, तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मौखिक है, मौखिक का मतलब बोलना, और अभिव्यक्ति का मतलब विचार प्रकट करना। तो यहाँ पर भाषण है, तो भाषण में दोस्तों बोला जाता है, तो सीधे समझ में आ रहा है कि हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर दोस्तों, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो यूपी टेट प्राइमरी जूनियर का पेपर होता है और सुपर टेट का पेपर होता है, ये बिल्कुल फैक्ट पे आधारित होता है। यानी चीज़ें जब तक आपको याद नहीं होंगी तो आप वहाँ पर कर नहीं पाएंगे। ये दोस्तों सीटेट जैसा नहीं होता, क्योंकि अगर सीटेट में आप कॉमन सेंस बेस पे थोड़ा सा पेपर आता है, आप अगर याद नहीं है फिर भी आप दिमाग लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। लेकिन इसमें अगर आपको याद नहीं, तो आप किसी भी हालत में क्वेश्चन कर नहीं सकते दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। अगर ये क्वेश्चन हमें याद ना हो, तो दोस्तों ये क्वेश्चन करना बहुत ही दिक्कत में, मतलब कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन दोस्तों 15 है। दूसरा ऑप्शन 25 है। तीसरा ऑप्शन 18 है। और चौथा ऑप्शन 22 है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको याद कर लीजिए कि जो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो वो हैं 18। कितनी दोस्तों? 18। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। यानी हमें ऐसी पत्रिका को बताना है, पत्रिका युग्म यानी उसके जोड़े को बताना है, जो दोस्तों भारतेंदु युग से निकला हो। तो पहला ऑप्शन दोस्तों कवि वचन सुधा है, और ये है हिंदी प्रदीप। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास सरस्वती माधुरी। तीसरा ऑप्शन दोस्तों कल्पना है, ज्ञानोदय है। चौथा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों नवनीत है, कादम्बनी है। तो दोस्तों इसमें सीधा आप लोग याद कर लीजिए कि जो भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग में यानी पत्रिका का जोड़ा या है, तो दोस्तों कौन सा है? तो ये दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भाई जैसे कवि वचन सुधा की यहाँ पर बात हो रही, तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया और किस सन में हुआ, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों। तो अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें, तो दोस्तों ये 1868 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1868 में। और यह एक दोस्तों मासिक पत्रिका थी। क्या थी दोस्तों? मासिक पत्रिका। और दोस्तों इसकी रचना किसने की थी, तो इसको भी हम देखेंगे दोस्तों। दोस्तों इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रकाशन दोस्तों 1868 में हुआ है। और ये दोस्तों क्या है? मासिक पत्रिका थी। अब हम दोस्तों हिंदी प्रदीप के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हिंदी प्रदीप क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष था 1877। क्या था दोस्तों? 1877। और ये दोस्तों इसका जो प्रकाशन किया है बालकृष्ण भट्ट ने किया है, और ये भी एक मासिक पत्रिका थी। तो दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट थे, और ये भी एक मासिक पत्रिका थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम हमें बताना है। पहला ऑप्शन दोस्तों लीलाधर जगूड़ी है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों
हरे प्रकाश उपाध्याय हैं। चौथा ऑप्शन दोस्तों अखिलेश हैं। तो हमें तद्भव पत्रिका के संपादक बताना है। तो दोस्तों तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं वो अखिलेश जी थे। और इसका जो संपादन मतलब हुआ था, ये कहाँ से हुआ था दोस्तों, मतलब ये प्रकाशित कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों ये लखनऊ से हुई थी दोस्तों। आप सभी ध्यान रखिएगा इसको कि भाई प्रकाशन भी पूछा जाता है कि ये प्रकाशन मतलब प्रकाशित कहाँ से हुई थी। तो ये लखनऊ से हुई थी दोस्तों। और यह ये भी एक दोस्तों मासिक पत्रिका थी। क्या थी दोस्तों? मासिक पत्रिका थी। मतलब ये जो तद्भव पत्रिका है ये एक मासिक पत्रिका थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 12 बरस लव कुकर जीवे कौमा अरु तेरा लव जिए सियार। क्या है दोस्तों? 12 बरस लव कुकर जीवे कौमा अरु तेरा लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा ऑप्शन दोस्तों चंद्र वरदाई है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों नरपति नाल है, और चौथा ऑप्शन दोस्तों जगनिक है। तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों यह पंक्ति दोस्तों किसकी है? जगनिक जी की है। किसकी है दोस्तों? जगनिक जी की। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वां नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? हमारे पास दोस्तों पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अगर आज सभी क्लास पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों हमारे पास दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है पाकिस्तान, और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास क्या है? मॉरिशस। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिए कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता था? तो क्या है दोस्तों? वो कौन सा देश है? मॉरिशस। कौन सा देश है? मॉरिशस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो दोस्तों मॉरिशस की जो राजभाषा थी, यानी राजभाषा क्या थी दोस्तों मॉरिशस की? तो ये वहाँ की दोस्तों अंग्रेजी थी दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मॉरिशस की राजभाषा थी वो क्या थी दोस्तों? अंग्रेजी। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसके अगल बगल भी थोड़ा सा देखते चलते हैं, अभी टाइम है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन अवधी है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों बुंदेली है, तीसरा ऑप्शन ब्रज है, चौथा ऑप्शन दोस्तों छत्तीसगढ़ी है। तो दोस्तों जो सूर सागर किस भाषा की रचना है ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों ब्रज भाषा की रचना है। किसकी? ब्रज भाषा की है। और किसकी रचना है? तो दोस्तों सूर सागर मतलब सूरदास की, माफ़ कीजिए दोस्तों, किसकी रचना है? सूरदास की। और दोस्तों ये इसमें थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं कि भाई ये सूर सागर के बारे में, ये एक दोस्तों कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह था दोस्तों। क्या था? कृष्ण भक्ति से युक्त का मतलब दोस्तों जुड़ा हुआ, यानी इसमें जुड़ी हुई पदों का संग्रह है दोस्तों। क्या है? पदों का संग्रह है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि वीरों का कैसा हो बसंत। क्या है दोस्तों? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है दोस्तों? तो फिर से देखते हैं, क्या वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता किसने लिखी है? पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है सुमित्रा कुमारी चौहान जी हैं, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है माखन लाल चतुर्वेदी, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो वीरों का कैसा हो बसंत, तो दोस्तों ये जो कविता है ये किसकी है दोस्तों? तो ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इनके बारे में थोड़ा सा हम और जानते चलते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि एक एक पॉइंट अगर अभी से हम जानते चलेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट यानी कुल मिला के पूरा ही हमें पता चल जाएगा।
तो दोस्तों जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, ये दोस्तों वीर रस की, क्या, वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं दोस्तों। वीर रस की एकमात्र कवयित्री, क्या दोस्तों, वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं दोस्तों। ये इनके बारे में एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों, जो पूछा जा सकता है पेपर में कि वीर रस की एकमात्र कवयित्री कौन है, तो हमें बताना है कि भाई कौन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। क्या दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, यानी हमें वो बताना है जो व्याकरण की दृष्टि से और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो। तो पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ है साहित्यिक भाषा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों है प्रांजल भाषा, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दोस्तों व्याकरणिक भाषा, और यहाँ पर हमारे पास दोस्तों चौथा ऑप्शन है मानक भाषा। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्याकरण और वर्तनी की से शुद्ध भाषा कहलाती है, ये दोस्तों एक मानक भाषा होती है। क्या होती है दोस्तों, मानक भाषा। ऐसे दोस्तों मैंने बताया मानक का क्या अर्थ होता है, आम तौर पे मानक का अर्थ होता है जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स निर्धारित है, SC OBC के लिए दोस्तों 82, तो एक मानक है। तो दोस्तों मानक का मतलब मैंने बताया एक सामान्य रूप से निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई इस कैटेगरी के इतने मार्क्स, इस कैटेगरी इतने मार्क्स। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मानक का अर्थ क्या होगा दोस्तों, ये मेरा बताने का मतलब था। और दोस्तों मानक भाषा को क्या कहते हैं, तो यह भाषा का आदर्श रूप होती है। क्या होती है दोस्तों, इसे हम भाषा का आदर्श रूप कहते हैं, भाषा का आदर्श रूप दोस्तों। ये एक भाषा का आदर्श रूप होती है दोस्तों। तो दोस्तों मानक भाषा है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, और इसे क्या बोलते हैं, भाषा का ये आदर्श रूप है। कौन सी, जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों कि किस भाषा को भाषा का आदर्श रूप कहते हैं, तो वहाँ पर हमें बताना है दोस्तों मानक भाषा। फिर दोस्तों आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 10 नंबर, क्योंकि दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि जो दोस्तों 11 से 15 नंबर क्वेश्चन हैं वो दोस्तों पैसेज हैं, तो हमारे पास 16 से 30 बचे, तो दोस्तों मैं अगली क्लास में ले लूँगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन दोस्तों पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है कुमार रासो, तीसरा ऑप्शन दोस्तों है हमारे पास परमाल रासो, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे पास है क्या, बीसल देव रासो। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा रासो आह्ला खंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों हमारे पास है परमाल रासो। अब दोस्तों परमाल रासो के जो रचनाकार हैं वो कौन है दोस्तों, तो जगनिक हैं दोस्तों। क्या हैं, जगनिक जी हैं इसके रचनाकार। यहाँ पर दोस्तों एक एक क्वेश्चन मैंने बताया, अगर एक एक पॉइंट देखते चलेंगे तो अभी से कोई भी पॉइंट बचेगा नहीं दोस्तों, ये 100% श्योर है दोस्तों। तो परमाल रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों, जगनिक हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी अगली क्लास मिलते हैं। थैंक यू।